हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 20th फरवरी 2024 और हम यहाँ पे रोज वेरियस न्यूज़पेपर्स एंड वेरियस वेबसाइट से क्या डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स के कुछ फैक्ट्स डिस्कस करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ना कि सिर्फ आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए, बाकी स्टेट पीएससीज के लिए भी। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडलाइन से। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो कि बहुत बड़ा फैसला है रिगार्डिंग दी फॉरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं ना, तो फॉरेस्ट हमें नैरो वे में नहीं लेना है। नैरो मतलब इसकी जो डेफिनेशन है सिर्फ कन्फाइन नहीं होनी चाहिए कि हाँ भैया सरकार ने नोटिफिकेशन में अगर पर्टिकुलर एरिया को बोल दिया है कि ये फॉरेस्ट है, ठीक है, तो ये ही फॉरेस्ट हो, ऐसा हमें नहीं लेना है। अगर हम फॉरेस्ट का मीनिंग समझेंगे तो वो वाइड होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एरियाज जो आपके सरकार ने इंक्लूड नहीं कर रखे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में, उसको भी हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट कहेंगे। इसको हम डिटेल में समझते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। पहले क्या होता था ना कि जो सरकार डिक्लेयर कर दे कि हाँ भैया ये एरिया आपका फॉरेस्ट है, तो उसी को फॉरेस्ट माना जाता था। प्लस जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था ना 1980 का, तो 1980 के बाद जो भी लैंड सरकार ने बोला कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, वो फॉरेस्ट होना चाहिए, तो सिर्फ वो ही एरिया फॉरेस्ट हो सकता था। यानी कि जो फॉरेस्ट ऑलरेडी है प्लस गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से जो भी 1980 के बाद लैंड है जो फॉरेस्ट रिकॉर्ड मतलब फॉरेस्ट के नाम से आता है, तो सिर्फ ये ही दोनों फॉरेस्ट होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि नहीं नहीं भैया, तुमने तो बहुत नैरो इसको डिफाइन कर दिया, फॉरेस्ट बहुत वाइड होना चाहिए। अब ये तुम्हारी जो नैरो डेफिनेशन है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो 1.97 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट लैंड से बाहर हो रहा है। यानी कि अगर हम इसको वाइड कर दे फॉरेस्ट की डेफिनेशन को, तो ये एरिया भी क्या कहलाएगा, हमारा फॉरेस्ट कहलाएगा। अब आप सोच रहे हो इसका क्या फायदा, देखिए फायदा है। अगर हम ये जो एरिया लेफ्ट आउट है, अगर इसको डिक्लेयर कर देते हैं फॉरेस्ट, तो ऑब्वियसली बात है कंजर्वेशन में जो भी गाइडलाइंस है, जो भी रूल्स है, उस वो लगने लगेंगी। यानी कि ये जो लैंड है आपका डाइवर्ट हो रहा था डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जैसे कि मान लो बिल्डिंग्स बनना, रोड्स बनना या कुछ भी हो रहा था, ठीक है, तो ये लोग क्या कर देते थे, डाइवर्ट कर देते थे इस लैंड को। लेकिन अगर कोई भी लैंड फॉरेस्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो वो इतनी आसानी से क्या होता है, डाइवर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस काम करते हैं, इसलिए इजीली ना डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। तो ये काफी अच्छी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर करी। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस यानी कि टीएन गोदावरम तिरुमल पद केस, ये जो केस है ना, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये जो केस है ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फॉरेस्ट है उसकी डेफिनेशन काफी वाइड होनी चाहिए, जिससे हमारा जो ग्रीन स्पेस है ना उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि कौन उसको ओन कर रहा है या फिर ये जो एरिया है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी वाइडर जजमेंट दिया था इस चीज पे। तो बस इसी वाले केस को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से क्या किया है, हाईलाइट किया है कि जो भी हमने इसमें बोला था वो ही फॉलो किया जाए। अब इससे क्या फायदे होंगे, देखिए सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अभी हमने डिस्कस किया, जो डाइवर्ज हो जाता था लैंड हमारा, है ना, वो नहीं होगा। डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट की जो डिबेट है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं सॉल्व हो रही है इससे, है ना, इन्वायरमेंट को फायदा हो रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस बन रहा है, ठीक है। तो ये काफी सारे इसके फायदे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, वेलकमिंग डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि रिलेटेड है इनसैट 3DS सैटेलाइट से रिलेटेड।
लेकिन उससे पहले हम GSLV F14 के बारे में समझ लेते हैं। देखिए GSLV क्या है? जियो सिंक्रोनस आपका लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? ऐसा समझ लीजिए जैसे आपकी टैक्सीज होती है ना, तो टैक्सीज आपका क्या काम करती हैं? आपको एक जगह से लेती हैं और दूसरी जगह क्या करती हैं? ड्रॉप करती है, यानी कि आपके डेस्टिनेशन पे ड्रॉप कर देती हैं। बस यही काम है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल का। क्या करेंगे ना, सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, ठीक है। सैटेलाइट को लॉन्च करके आपके पर्टिकुलर एरिया या ऑर्बिट में हमें लॉन्च करना होता है, यहाँ पे वहां पे पहुंचाना होता है। तो ये टैक्सी की तरह काम करेगा, यानी कि सैटेलाइट को यहाँ से उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो ये GSLV है ना, इसको एक निक नेम के नाम से जाना जाता है। क्या निक नेम है? नॉटी बॉय। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है? देखिए नॉटी बॉय इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ना काफी बार फेल हो चुका है। जो ये वाला लॉन्च हुआ है अभी, इससे पहले ये 4 बार फेल हो चुका है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसके फेलियर्स के लिए इसे नॉटी बॉय कहा जाता है। इसमें ना 3 स्टेजेस होती हैं, 1, 2 और 3। ये जो पहली वाली होती है सबसे नीचे, ये सॉलिड होती है, सॉलिड फ्यूल होता है इसमें। ये दूसरी वाली में क्या होता है आपका? लिक्विड फ्यूल। और तीसरी वाले में क्रायोजेनिक, यानी कि जो आपका लो टेम्परेचर है ना, उस पे फ्यूल को फ्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। जब ये लॉन्च हो रहा होता है तो कैसे लॉन्च होगा? पहले ये जो वाला पहला वाला है ना, जिसमें सॉलिड फ्यूल है, ये वाला कंपार्टमेंट जलेगा, ठीक है, इस पे जलेगा और ये वाला फ्यूल यूटिलाइज होगा। फिर सडनली क्या करेगा? ये टेक ऑफ करेगा। जब ये टेक ऑफ करेगा ना, तो धीरे 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 इसको क्या करेगा? फ्यूल खत्म होने लगेगा। जैसे ही ये फ्यूल खत्म हो जाएगा, तब ये वाला कंपार्टमेंट इसको और बूस्ट देगा, यानी कि इसको और ऊंचा ले जाएगा, लिक्विड वाला। फिर धीरे 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 ये भी खत्म होने लगेगा। फिर ये क्रायोजेनिक क्या करेगा? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जब जाना होगा, तब ये इसका काम आएगा। फिर जब ये खत्म हो जाएगा और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाना होगा, तब ये वाला फ्यूल काम आने लगेगा। समझ गए? ऐसे आप समझ लीजिए। मान लीजिए हम लोग जब रेस करते हैं ना, तो टीम में रेस करते हैं, तो बैटन रेस सुना होगा आपने। तो एक प्लेयर पहले दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, फिर जब बैटन दूसरे प्लेयर को देता है तो दूसरा प्लेयर दौड़ता है, फिर बैटन तीसरे प्लेयर को देता है तो तीसरा प्लेयर दौड़ता है। समझ गए? तो ऐसे क्या होती है? रेस कंप्लीट होती है। तो बस सेम वे में ही आपका GSLV काम करता है। इसके 3 स्टेजेस है, जैसे कि हमने बताया है। एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाहती हूँ, आपका जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जियो सिंक्रोनस ऐसा समझ लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ आपका इक्वेटर है। तो ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं ना आपका इलिप्टिकल, तो जियो सिंक्रोनस क्या करेगा? यहाँ से आपने लॉन्च की, तो ये जो आपके इलिप्टिकल पाथ होता है, यही जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, ठीक है। ये वाला एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को स्विच कर रहे हैं एकदम स्पाइरल वे में, ठीक है। ये क्या है आपका? जियो सिंक्रोनस। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपका कि एक तरीके से बहुत बड़ा हाईवे मान लीजिए, ठीक है, तो बस वैसे ही ये काम करेगा। अब जियो स्टेशनरी क्या है ना, इसी जियो सिंक्रोनस पे एक पॉइंट होगा, ठीक है, जो कि कहाँ होगा? ऐसा मान लीजिए इक्वेटर के ऊपर होगा, ठीक है। अभी इक्वेटर के ऊपर होगा ना, तो जैसे जैसे कि अर्थ घूमेगा आपका, ठीक है, जिस स्पीड से अर्थ घूम रहा है, उसी से ये जो सैटेलाइट है आपकी, वो सिंक कर दी जाएगी। मतलब जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी पे यहाँ पे सैटेलाइट हो गई आपकी, ला दी गई है जियो सिंक्रोनस के द्वारा, यहाँ पे डाल दी। अब ये जो है ना, इसकी स्पीड उसी स्पीड से घूमेगा जिस स्पीड से अर्थ घूमेगा। तो हमें क्या लगेगा कि ये एक ही पॉइंट पे स्थित है, यानी कि ये मूव ही नहीं कर रही है, मुझे हमें धरती पे ऐसे लगेगा। तो ये जियो स्टेशनरी क्या है? जियो सिंक्रोनस पे एक पॉइंट है, जो कि जो सैटेलाइट है जियो सिंक्रोनस से होते 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 फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि जियो स्टेशनरी पॉइंट पे जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम चलते हैं हमारे इनसेट जो सैटेलाइट है उसके बारे में जानने के लिए। ये जो सैटेलाइट है ना,
एक थर्ड जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी कि इसमें जो भी टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत एडवांस लेवल पे यूज हो रही है। जो कैमरा है बहुत प्रिसाइज है ना, और बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ये सारी पिक्चर्स लेना और जो भी इसका काम होगा सब एफिशिएंट तरीके से करेगा, हाई टेक। ठीक है, ऐसे समझ गए। तो ये क्या करना है, इसको अर्थ को मॉनिटर करेगा, ओशंस को मॉनिटर करेगा, एटमॉस्फेयर को मॉनिटर करेगा, जैसे कि ओशनिक ऑब्जर्वेशन, कहाँ कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ ओशन गहरा है, कहाँ कम गहरा है। ठीक है, पूरा डेटा को कलेक्शन करेगा। ठीक है, और मान लीजिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे सुनामी आ गई, तो ये उसमें भी एड करेगा, रेस्क्यू करेगा, लाइव्स को सेव करने की कोशिश करेगा, एटमॉस्फेयर के बारे में बताएगा, अर्थ की सरफेस के बारे में बताएगा। ये सारी चीजें इसकी काम में आएंगी। समझ में आया? तो ये था हमारे इनसैट 3D सैटेलाइट के बारे में और GSLV F14 के बारे में। प्लस हमने क्या जाना, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं वो क्या होते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, तो जिससे पिक्चर क्या हो जाए ना, क्लियर हो जाए। जब हम पढ़ते थे ना, तो पढ़ने के टाइम पे हमें ये नहीं समझ आता था कि भैया LEO क्या होता है ना, जियो सिंक्रोनस क्या होता है, जियो स्टेशनरी क्या होता है, नहीं पता चलता था। इसीलिए मैंने सोचा बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाया जाए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रोडामाइन बी से संबंधित है। ये क्या होता है, इससे पहले ये जाने मैं आपको बता दूं, कई सारे फूड आइटम होते हैं जिसमें कलर एजेंट की जरूरत होती है। यानी कि अगर फूड को हमें येलो दिखाना है, जैसे कि केक्स हो गए, है ना, केक्स वगैरह में स्पेशली इस्तेमाल होता है। केक को अगर पिंक दिखाना है तो क्या होता है, एक पिंच डाल दिया जाता है कलरिंग एजेंट का। तो उससे क्या होगा ना, जो भी कलर हमें चाहिए होगा केक का वो कलर हो जाएगा। तो क्या है, आप सब ने इनफैक्ट ये कॉटन कैंडी खाई होगी, है ना, जिसको हम गुड्डी के बाल या गुड्डी के बाल बोलते हैं, है ना, तो सबने खाई होगी, सबका फेवरेट रहा होगा एक टाइम पे। तो तमिलनाडु सरकार ने बोला कि भैया हमारे यहाँ अभी गुड्डी के बाल या बुड्डी के बाल अब कोई नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? इसलिए नहीं खाएगा क्योंकि इसमें रोडामाइन बी इस्तेमाल हो रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस इंडस्ट्रियल डाई है। अब ये क्या चीज है, देखिए इस चीज को ना, रोडामाइन बी को फसाई यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है। ठीक है, ये जो होता है ना एक ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, जो कि यूज किस चीज के लिए होता है, कलर करने के लिए यूज होता है इन टेक्सटाइल, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्री में, पेपर में, लेदर में, पेंट इंडस्ट्री में। तो इसको किस चीज में यूज करा जा रहा है, इस चीज को कॉटन कैंडी यानी बुड्ढी के बाल में यूज किया जा रहा है उसको कलर देने के लिए। तो कितना डेंजरस है। इससे क्या हो रहा है ना, पेट में अजीब सी, मतलब ऐसा लगेगा भरा भरा सा है पेट, है ना, खुजली होने लगेगी, सांस की दिक्कत आने लगेगी, और क्या प्रॉब्लम्स होंगी कि लिवर में प्रॉब्लम आने लगेगी, कैंसर हो जाएगा आपका, किडनी फेलियर हो जाएगा। तो ये काफी डेंजरस चीज है, इसीलिए तमिलनाडु सरकार ने बोला कि हमारे यहाँ अब कोई भी बुड्ढी के बाल नहीं खाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वासुदेव बलवंत फाड़के से रिलेटेड। हाल ही में इनकी डेथ एनिवर्सरी थी, जिसकी वजह से होम मिनिस्टर ने इनको ट्रिब्यूट दिया। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये वासुदेव बलवंत फाड़के जी हैं कौन। देखिए, इनका इंट्रोडक्शन सब जानते होंगे, सब इनको जानते होंगे, सारे लोगों को पता होगा। ये बहुत ही महान पेट्रियोटस यानी कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। इनको फर्स्ट रेवोल्यूशनरी कहा जाता है इंडिया का। He is regarded as father of the armed struggle for India's freedom. Very, very, very important. जो बंकिम चंद्र जी की जो आनंद मठ थी ना, बहुत ही फेमस बुक, जिसके बारे में यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन भी पूछा है, ये इन्हीं से इंस्पायर्ड थी, वासुदेव बलवंत फाड़के जी से इंस्पायर्ड थी। 1870 के करीब ना डेक्कन में एक बहुत बड़ा फेमाइन पड़ा था, यानी कि सूखा पड़ा था, भूखमरी पड़ी थी। तो वहां पे इन्होंने क्या किया था, लोगों के प्रति एक ब्रिटिश के खिलाफ जो डिसअफेक्शन है वो क्रिएट किया था, और बोला था कि भैया हमें स्वराज चाहिए। तो इन्होंने 300 भील्स, कोलीज, ठीक है, रामोशीज, ढंगराज,
ठीक है, तो इन लोगों को एक संगठन बना लिया था, एक बैंड टाइप का बनाया था इन सारे लोगों का, जिससे ये ब्रिटिश के खिलाफ क्या कर सके, ब्रिटिश के खिलाफ अटैक कर सके। ठीक है, इन्होंने ऐक्यवर्धनी सभा बनाई थी और फर्स्ट स्कूल ऑफ नेशनल एजुकेशन भी स्टैब्लिश किया था। कहाँ पे? पुणे में। और इनकी वैल्यूज जैसे कि सबको पता है, पेट्रियोटिज्म, लीडरशिप, करेज, ये सारी चीजें हैं। और काफी सारे फ्रीडम फाइटर जो थे इनसे इंस्पायर्ड थे। तो ये था हमारे वासुदेव बलवंत फाड़के जी का इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि है सीएमएस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड। हाल ही में हमें पता है कि 14 सीएमएस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। कहाँ पे चल रही थी? उज़्बेकिस्तान में चल रही थी। याद रखिए, कहाँ पे चल रही थी? उज़्बेकिस्तान में चल रही थी। अब इस मीटिंग में क्या आउटकम्स निकले? देखिए, 14 स्पीशीज प्रपोज किए गए जिनको लिस्ट किया जाए सीएमएस में। कौन कौन से हैं वो? यूरेशियन लिंक्स, पेरुवियन पेलिकन, पलास कैट, गुआनाकाओ, लहिले, बॉटलनोज डॉल्फिन, हार्बर पोर्पोइस, मैगेलानिक प्लोवर, बियर्डेड वल्चर, ब्लैक चिन गिटार फिश, बुलरे, लुस्टिनियन काउ, नोज रे एंड गिल्डेड कैटफिश। देखिए, सारे तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट है जिनका भी जिक्र करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिंगल स्पीशीज एक्शन प्लान हुआ किस किस के लिए? हॉक्सबिल टर्टल के लिए और एंजल शार्क के लिए। इंडिया ने और बांग्लादेश ने कुछ जो चिड़िया हैं या फिर बर्ड्स हैं उनके लिए एक जॉइंट प्रपोजल रखा कि इनको ना लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। कौन कौन से थे? इंडियन स्किमर थे, और भी अभी हम आगे देखेंगे। इन्होंने बोला कि भैया हमें कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहिए, जिसकी वजह से जो कुछ बर्ड्स है ना माइग्रेट करती है, जैसे आपको पता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और उनका जो हैबिटाट है वो गलती से भी इफेक्टिव, मतलब गलती से भी हार्म ना हो। सेफगार्ड करना है उनके पाथ को, उनके माइग्रेशन पाथ को। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे आपको पता है कि उनका हैबिटाट बचेगा, उनकी जनसंख्या कम नहीं होगी इतनी आसानी से। तो जो सीएमएस है, क्या इंडिया इसकी सिग्नेटरी है? हाँ भाई, इंडिया इसका सिग्नेटरी है। कब का? 1983 में इंडिया ने सीएमएस को साइन कर दिया था। अब ये क्या एम करता है? ये माइग्रेटरी एनिमल्स को कंजर्व करने की बात करता है। और सीएमएस ने 2 अपेंडिसेस हैं, यानी कि 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बर्ड्स या एनिमल्स को इंक्लूड किया जाता है उनके नंबर के हिसाब से, उनके हैबिटाट में जो एंडेंजर हो रहा है उनके हिसाब से। तो अपेंडिक्स 1 जो है आपका, वो क्या है? एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए है। और जो अपेंडिक्स 2 है वो किस लिए है? स्पीशीज नीडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यानी कि कुछ स्पीशीज जो है माइग्रेट होके आते हैं तो उनका कोई एक देश नहीं होता है, जैसे रशिया के होते हैं वो इंडिया आ जाते हैं, है ना? तो ऐसे कोऑपरेशन मांग रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्पीशीज हैं माइग्रेट हो रहे हैं उनको, उनकी जनसंख्या कम ना हो। समझ में आ रहा है? अब कुछ स्पीशीज देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निकल के आए हैं सीएमएस से। कौन कौन से? इंडियन स्किमर, ये है इंडियन स्किमर, देख लीजिए कैसा लगता है, तो जिससे याद रहता है पिक्टोरियल। नेटिव कहाँ कहाँ का है? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार एंड वियतनाम। हैबिटाट कोस्टल, एस्चुरीज है, लेक है, एस्चुरीज, मार्शेस। ठीक है, आईयूसीएन में इनका स्टेटस क्या है? एंडेंजर्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है? ईस्टर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, मोस्टली अलोंग द चंबल रिवर इन सेंट्रल इंडिया। समझ में आया? हॉक्सबिल टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल ऐसे लिखते हैं। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। हैबिटेट क्या है? मेनलैंड सैंडी बीचेस में ये अपना क्या करते हैं? नेस्ट करते हैं इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार आइलैंड एंड दी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड उड़ीसा। ठीक है, एंजल शार्क ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, ये कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक फ्रॉम नॉर्वे, स्वीडन, मोरक्को, मेडिटेरेनियन, ब्लैक सीज। और ये हैबिटाट कहाँ है इनका? टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल मरीन इन्वायरमेंट। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि ना इंडिया और बांग्लादेश ने ना अभी जॉइंट प्रपोजल रखा है कि भैया इनको भी सीएमएस में इंक्लूड किया जाए। समझ में आया? तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। हमने काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए जो कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।